चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट के बारे में बात करने वाले। ये हमारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। ये हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट लिखा हुआ है, चलेगा लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है ये क्या होने वाला है। अब आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस which can be asked in your board examination 2024। और साथ ही साथ मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे भैया एक क्वेश्चन पढ़ के मतलब 10 क्वेश्चन का जीना हराम कैसे करना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो चीजें सिखाने वाला हूँ थोड़े से अलग सिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहली चीज, अब आपका एग्जाम में ये कंसेप्ट मैप आप पूछा जा सकता है। अब लर्न कर लो इस कंसेप्ट मैप को, ठीक है। क्या है नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। अब कौन कौन है आपका, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल ले लो, रेन डेस्कार्ट्स भाई साहब को ले लो, माइकल फोकॉल्ट को ले लो, कार्ल मार्क्स को ले लो। अभी चार नाम है, इन चार नाम में से आप कोई भी नाम लर्न कर लो, चार नाम लर्न कर लो, ऐसे बहुत सारे हमारे पास, ठीक है। हम लियोपोल्ड वॉन रंग के भी लिख सकते थे, वो भी एक आपके क्या थे, यूरोपियन स्कॉलर थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब देखो मैं ये व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अब इसमें भी आपको क्या कंसेप्ट मैप पूछा जा सकता है, प्लस आपको क्या आपको गिव रीजंस सॉरी ये ब्रीफ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या दिया, द फॉलोइंग आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सबसे पहले क्या क्या ये जो मेथड है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। किस पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। याद करो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब ये बिगिन कैसे होता है, विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो पहला इट is a method which is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. फिर दूसरा क्या है, जो क्वेश्चंस है वो क्या anthropocentric है। कैसा है, anthropocentric। इसका मतलब it means that these questions are about the deeds of the member of ancient human societies। मतलब क्या है, देखो ये क्वेश्चंस क्या है आपके anthropocentric होते हैं। देखो बेस किस पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। शुरुआत कैसे होती है, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, रिलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो उससे फ्रेम होना क्या शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करूं जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो कैसे होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ये जो बात करते हैं ये हमेशा पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज, क्या जो पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज होते हैं उनके जो काम होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका कोई भी लेना देना आपके डिवाइन से नहीं, मतलब गॉड से लेना देना नहीं रहता है। फिर अब ये क्वेश्चंस बने तो जहां सवाल आया वहां उत्तर भी आएगा, यानी आंसर भी आएगा। तो आंसर किससे सपोर्टेड है, आपके रिलायबल एविडेंस से सपोर्टेड है, समझा। फिर क्या हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ प्रेजेंट करता है कि एक ह्यूमन की जर्नी क्या रही है, एक मैनकाइंड की जर्नी क्या रही है उसके बारे में क्या हमें बताता है। इतना क्लियर हो गया पक्का। तो यही चीज आपको याद रखनी है। क्या द फॉलोइंग आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। पहला it is a method which is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant question. दूसरा क्या है, the questions are anthropocentric। फिर anthropocentric का मतलब बता दो। फिर क्वेश्चन आया तो आंसर भी आएगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस, ये आपको लर्न कर लेना है। फिर क्या हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ प्रेजेंट करता है किसके, मैनकाइंड की जर्नी का, किसके हेल्प के साथ, पास्ट ह्यूमन डीड्स के हेल्प के साथ। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चलो, अब ये देखो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ये देखो एक क्वेश्चन लर्न करोगे, एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन का मैं आंसर आपको लर्न करा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी होती क्या है, मतलब जब हम हिस्ट्री को वापस से लिखते किसके, वुमेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो उसी को बोला जाता है। देखो यही बोला है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मींस राइटिंग हिस्ट्री ऑफ वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि मेल का डोमिनेंस पहले बहुत देखा गया हिस्ट्री में, तो वही लिखा है। देखो देयर वाज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेल पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्टोरिकल राइटिंग। फिर दूसरा क्या है, सपोर्ट किसने किया था भैया फंडामेंटल एस्टैब्लिश करने के लिए, तो द राइटिंग ऑफ, कौन राइटिंग, साइमन डी बेवियर जो थी उन्होंने हेल्प किया जो फंडामेंटल आपके फेमिनिस्ट हिस्ट्री का उसको एस्टैब्लिश करने में के लिए। और ये मैडम कौन थी, ये मैम फ्रेंच थी, क्या थी, फ्रेंच, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, अब जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है सिर्फ ये इंक्लूड नहीं करता कि वुमेन की पर्सपेक्टिव के साथ हिस्ट्री को वापस लिखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलता है कि हमें हिस्ट्री को रिथिंक करना चाहिए किसके, मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव के साथ भी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ वो वुमेन्स के हर एक जो एस्पेक्ट थे लाइफ के उसके बारे में हुआ, जहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनका रोल क्या था ट्रेड में, यूनियन में, एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनका क्या रोल हुआ करता था, और फैमिली लाइफ कैसी थी उनकी उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस हिस्टोरिकल राइटिंग की वजह से 1990 में वुमेन्स को क्या एज एन इंडिपेंडेंट क्या दिया गया, एक सोशल क्लास क्या दे दिया गया। अब ये आपने पॉइंट क्या लर्न कर लिया, अब ये पॉइंट लर्न किया तो देखो आपका काम कैसे होता है। अब आपको देखो ये वाला आंसर आपने लर्न किया, आपका ये वाला आंसर तो अपने आप हो गया क्या, देखो
ये देखो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वाला सेम आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना है। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ। तो देखो यहाँ पे ये देखो आपका ये काम अपने आप इजीली क्या खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आराम से। अब नेक्स्ट इतनी चीजें क्लियर हो, अब क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेते हैं लियोपोल्ड वॉन रंके का ले लेते हैं। ठीक है, अब लियोपोल्ड वॉन रंके की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आपको कम से कम टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन करना मैं बताया। अभी 5 मिनट के आसपास की वीडियो हुई है, मैंने आपके 3 क्वेश्चंस करा दिए। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपके टेक्स्ट बुक के। ठीक है, चलो अब एक्सप्लेन द लियोपोल्ड वॉन रंकेस पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, क्या लियोपोल्ड वॉन रंकेस व्यू टू राइट द हिस्ट्री ऑन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री क्या है? सबसे पहला वो हमेशा क्रिटिकल मेथड के बारे में बात करते थे। क्या? ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। वो हमेशा जो क्रिटिकल मेथड हुआ करता था हिस्टोरिकल रिसर्च का उसके बारे में बात करते थे। फिर दूसरा क्या है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोर्स रखा, इंपॉर्टेंस रखा, वो ये रखा कि जितने भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करें वो हमें हमेशा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से गैदर करना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप याद कर लो। फिर तीसरा क्या रखा उन्होंने, स्टेट किया, क्या स्टेट किया कि जितने टाइप के भी डॉक्यूमेंट्स आपके एसोसिएट रहते हैं किसके हिस्टोरिकल इवेंट से, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें एग्जामिन करना चाहिए ग्रेटेस्ट केयर के साथ कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही है कि नहीं सही है, कुछ गलत तो नहीं, ये चीज हमें एग्जामिन करके रखना है। फिर चौथी क्या, इन्होंने ये सोचा कि ये जो मेथड है ये बेस्ट तरीका है, एकदम चोखो थे। क्या? एकदम चोखो। चोखो मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, बेस्ट मेथड है क्या कि हम हिस्टोरिकल जो ट्रूथ होता है, जो सच्चाई होती है पास्ट की, उसके बारे में हम क्या जान सके। क्लियर हो गया? फिर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया जो इमेजिनेटिव नरेशन होते ना, कि इंसान के पंख हुआ करते थे, इंसान ऐसा उड़ता था, इंसान क्या करता था, इंसान तुरंत गायब हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे जो इमेजिनेटिव जो ख्याली पुलाव होते उनको उन्होंने क्या किया, आपका क्रिटिसाइज किया, यानी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। उन्होंने 2 बुक लिखी, एक द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री थी और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री थी। क्लियर हो गया? तो देखो ये आपका हो गया। अब ये थैंक यू भी बोलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन थैंक यू अभी कहाँ बोलना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी आपको ग्लिच आया होगा, तो हो जाता है कभी कभी गड़बड़। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, गड़बड़ इन द सेंस हमारा व्हाट्सएप खुल गया था तो अब आपको दिख रहा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे ये हो गया, ये हो गया। अब कार्ल मार्क्स वाला देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, क्या अब जो लेटर हाफ था, लेटर पार्ट था 19th सेंचुरी का, जो जर्मन थिंकर कार्ल मार्क्स ने कुछ अपनी थियरी रखी थी, उस थियरी का नाम क्या था, क्लास थियरी, और उनकी बुक दास कैपिटल में इन्होंने ये चीजें लिखी थी। अब उनके हिसाब से हिस्ट्री आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, हिस्ट्री आपके ख्याली पुलाव के बारे में नहीं है, ये लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में है। तो ये आप लिखोगे, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बट अबाउट द लिविंग ऑफ द पीपल। अब जो फुलफिलमेंट होती है, अब हम इंसानों के क्या कुछ बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स होती है, सही बात है। अब इसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपका जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होता है या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो तरीका होता है कि किसी भी तरीके से कोई चीज क्या प्रोड्यूस की जा सके, उसके ऊपर क्या डिपेंड करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जितने भी सोसाइटी के स्टेटा मतलब क्या हो जाए, सोसाइटी आपके अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है, और जो अलग अलग क्लास में आपकी जब सोसाइटी डिवाइड है, सही बात है, तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो हर एक के पास एक जैसा जो मीन्स है प्रोडक्शन का वो डिवाइड नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम है। इस तरह की चीजें हमें क्या देखने क्या मिलती है, सही बात है। तो अब जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है वो कहीं ना कहीं आपकी जिनके पास नहीं है उनको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट यानी परेशान करते हैं, वही लिखा हुआ है। अब ह्यूमन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू हिम इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो यही चीज वो उन्होंने बताई है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये हो गया। फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फेमिनिस्ट मैंने समझा दिया और लियोपोल्ड वॉन रंके समझा दिया, 4 ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अब माइकल फोकल्ट की बात करूं, ठीक है, अब माइकल फोकल्ट अपने मेथड को क्या बोलते थे, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब कंफ्यूज मत होना, ये अपनी बुक का नाम भी इन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज रखा था, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनकी मेथड को भी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते थे। ठीक है, अब उनकी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बोला कि भैया हम जो एक प्रैक्टिस करते हैं, हम जो एक काम करते हैं कि हिस्ट्री को हम डेट वाइज लगाते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, ये गलत है। क्या ये गलत है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो आर्कियोलॉजी होती है वो अलग है और हिस्ट्री अलग है। आर्कियोलॉजी कभी भी आपको सच्चाई के बारे में नहीं बताता, आर्कियोलॉजी आपको सोसाइटी में जो बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है। कभी भी आपको जो है आपकी सोसाइटी का जो ट्रुथ है या फिर सच्चाई उसके बारे में नहीं बताता है।
क्लियर हो गया। और इसी मेथड को इन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या कहा था। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट बात करते, यहाँ पे मैंने आपकी सारी चीजें कर दी। अब डायलेक्टिक्स की अगर बात करूं, देखो आपको इसमें डायलेक्टिक्स याद करना है, थीसिस याद करना है, एंटीथेसिस और सिंथेसिस क्या बोला गया है। अब हर एक जो इंसान होता है, अब उसको अगर मैं बात करूं तो उसको सच्चाई अगर बतानी है, अगर मुझे सच्चाई बतानी है कि सच्चाई क्या होती है, तो उसको झूठ भी बताना होगा, झूठ क्या होता है, तभी एक ह्यूमन माइंड को क्या सही समझेगा। क्लियर हो गया। और यही आपके जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने समझा और अपना जो थियोरी क्या रखा। ठीक है। अब एक जो थियोरी होती है, एक जो थियोरी जो शुरुआत में जब कभी भी हम कोई किसी चीज की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब उसके बारे में लिखते हैं, समझ में आ गया, तो हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जो थियरी लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। वहीं उसकी कंपैरेटिव मतलब उसके अगेंस्ट में जो थियरी लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी थियरी जो थीसिस के अगेंस्ट में लिखी गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक लॉजिकल डिस्कशन के बाद ये पूरी जो थियरी होती है वो एक जिस्ट बनती है, जिस मतलब एक लिस्ट बनती है, मतलब दोनों कंबाइन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद एक नई थियरी सामने निकल के आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। और इसी मेथड को एनालाइज करने के लिए, क्या इसी मेथड को एनालाइज करने के लिए जो बेसिकली आपके अपोजिट पे बेस्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिक्स बोलते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ये आंसर लर्न ना करके आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो लर्न करो, वो ज्यादा बेटर है। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर आता है आपका एनालिस स्कूल। तो एनालिस स्कूल बहुत इजी है। ठीक है। जब 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक नया स्कूल आया हिस्टोग्राफी का फ्रांस में, उसे हम एनालिस स्कूल बोलते हैं। एनालिस स्कूल ने क्या दिया, एक नया डायरेक्शन दिया किसको, हिस्ट्री राइटिंग को। अब कहीं ना कहीं इन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया लोगों को, ये रियलाइज करवाया कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में नहीं है, किंग्स के बारे में नहीं, ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं है, आपके पॉलिटिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, साथ ही साथ ये किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, लोकल पीपल के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी है। ठीक है। और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, एक फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक की कुछ चीजें, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, डायलेक्टिक्स। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब डायलेक्टिक्स हमने देखा, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने, कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, क्लास थियरी लिखा था। फिर डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद द हिस्टोरिकल इवेंट टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर, अब भी लाइन पढ़ा था, किसका था, लियोपोल्ड वॉन रंकी का था। ठीक है। अब लियोपोल्ड रंक लिखे चलेगा। फिर साइमन डी बेवियर ने क्या था, साइमन डी बेवियर कौन थी, आपकी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की थी। तो देखो ये सारी क्वेश्चंस हमने कहा किए, हमने ब्रीफ पढ़ा, हमने अलग से पढ़ा था नहीं, आप ये आंसर देखो दे पा रहे होगे। इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ले लूंगा। हाँ। अब देखो बुक की बात करता हूं, अब जितने भी मैंने पढ़ाए होंगे वो आपको अभी आएंगे। कार्ल मार्क्स की चीजें देखो, कार्ल मार्क्स ने कौन सा बुक, दास कैपिटल लिखा था। देखो ये आपको क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अब देखो कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, दास कैपिटल दिया था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड दिया था, नहीं दिया था, तो गलत है। हीरोडोटस द हिस्ट्री बरोबर राइट है। फिर इसके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक रीजन इन हिस्ट्री, अभी हमने देखा था। फिर इसका लियोपोल्ड वन थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये आपको क्या करेक्ट करना था। क्लियर हो, यहाँ पे टाइटल नहीं दिया लेकिन आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। अब ये आपके कुछ एमसीक्यूज है जो आपको करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो पूरा चैप्टर का मैंने चीजें यहाँ पे बता दी। प्लस अब एक चीज आपको और करनी है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको मेसोपोटामिया का एक डू यू नो वाला दिखा रहेगा। ठीक है। तो वो वाली चीजें भी आपको क्या लर्न कर लेनी है, और इस तरह से आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों आज शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।